हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ। आज जिस वीडियो को लेकर के मैं आया हूँ वो सैटरडे 2 सितंबर को जेसीईआरटी के द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत फिजिक्स पेपर का जो एग्जामिनेशन हुआ है पूरे झारखंड में, राज्य में, उसका सॉल्यूशन 16 क्वेश्चंस। इसके पहले जेसीईआरटी के द्वारा अगस्त महीने में जो प्रोजेक्ट रेल के तहत फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, उसको पूरा देखा। और आज ये मतलब सितंबर महीने का जो वीकली टेस्ट है फिजिक्स पेपर का, 2 तारीख को संपन्न हुआ है। वो आप लोग दिए होंगे। अगर आप नहीं दे पाए होंगे तो उसका क्वेश्चन और विथ आंसर हम आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं। शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें उन्होंने टेकअप किया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो देखिए यहाँ पर जेसीईआरटी प्रोजेक्ट रेल फिजिक्स क्लास 12, ये जो पेपर हुआ था वो पेपर है, ये संपन्न हुआ है आपको 2/9/23 को ये पेपर संपन्न हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 10⁶ वोल्ट विभवांतर से त्वरित की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय 10⁶ वोल्ट, देन व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ऑप्शन देखिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसके लिए जो होता है K = Q इंटू वी, मतलब Q अल्फा इंटू वी। Q अल्फा हो गया आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अल्फा पार्टिकल का चार्ज आप जानते हैं, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मतलब 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा इसको। तो 2 प्रोटॉन के चार्ज मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया अल्फा का। और भी का दिया हुआ आपको इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये इतना जूल आएगा। इसका जो आंसर आएगा इसको सोल्व करने के बाद जूल आएगा। इसको आप कर सकते हैं, इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल दीजिए इसको आप। तो ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻16 और डिवाइडेड बाई इसको हम कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर है। 2 इंटू 10⁻16, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पे 6 है, 6 10⁻6, यहाँ पे 10⁻6 है, 10⁻6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ये 2 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम लोग जानते हैं 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसलिए इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो आएगा हम लोग का दैट इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, देखिए 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे एक इलेक्ट्रॉन की साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कितनी होगी? 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे एक इलेक्ट्रॉन की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, दैट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1 टेस्ला। 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसमें उसका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा?
तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दिया है, ऑप्शन है 28 मेगाहर्ट्ज, 280 मेगाहर्ट्ज, 2.8 गीगाहर्ट्ज और 28 गीगाहर्ट्ज। ये 4 ऑप्शन वहां पर आपको दिया हुआ है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आएंगे, आप देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होता कितना है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए आप टाइम पीरियड पहले जान सकते हैं। आप साइक्लोट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम पीरियड चाहिए दैट इज 2πm/qb, ये उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। 2πm/qb उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/f, 1/f का मतलब हो गया qb, q होगा 2πm। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर q क्या है, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखिए 1.6 × 10⁻⁹ मेगा। बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 टेस्ला है, 1 टेस्ला है, और ये 2 है, पाई हो गया आपका 3.14, और m है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है मतलब 9.1 × 10⁻31 kg। ये हर्ट्ज में आएगा, इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो ये इसका आंसर जो आएगा हर्ट्ज में आएगा, हर्ट्ज में आएगा। यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, 9.1 है, 1.6 है तो 1.6 लिखते हैं, और इसका डेसिमल हटाते हैं, 3.14 का डबल जीरो ऊपर कर देते हैं, डबल जीरो ऊपर कर दिए हम यहाँ से, इसको डबल जीरो इसको अगर अपन ऊपर कर देते हैं यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा आपका 16 पर डबल जीरो, ये इसका चला गया ऊपर, और नीचे आ गया आपको कितना, ये 2 × 3.314 हो गया × 91 हो गया, और ऊपर चला जाएगा आपको देखिए यहाँ से 10⁻⁻19 है, और ये +31 ऊपर चला गया, +31 ऊपर चला गया, इसको ये हो गया आपको 1600। ये तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 314 × 91, पूरा सोल्व कर देंगे, 57148 आएगा, ये आएगा आपको 57148, और ऊपर चले जाएंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ से ये आपको आ जाएगा 12 आ जाएगा, 11 में से 9 चला गया 2, और यहाँ 2 में से 1 चला गया, 12 हो गया यहाँ से। अब इसमें आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 जीरो यहाँ पर और ले आते हैं, 16 पर 2 जीरो है और 2 जीरो और दे देते हैं, और नीचे हो गया 57148, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 10⁻10। अब इसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,60,000 में 57,148 से डिवाइड करते हैं, तो यू विल गेट 2.79, यहाँ पर आपको मिलेगा 2.79 × 10⁻10, 2.79 × 10⁻10, ये मिलेगा आपको हर्ट्ज, ये आपको मिलेगा, इसका आंसर जो आएगा वो हर्ट्ज में आएगा। लेकिन एक गीगा हर्ट्ज होता है, एक गीगा हर्ट्ज भी होता है, 2.79 × 10⁻हर्ट्ज आएगा, और 1000 मेगा हर्ट्ज बराबर 1 गीगा हर्ट्ज, यहाँ फॉर्मूला आता है 1000 मतलब 1 गीगा हर्ट्ज बराबर 1000 मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज का ये फॉर्मूला हुआ है। इसको 10⁻3 इसको कर सकते हैं, गीगा हर्ट्ज को 10⁻3 हम इसको चेंज करना चाहेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 2.79 × 10⁻3 × 10⁻4 ऐसे लिखते हैं, सॉरी 7, 3 यहाँ ले आए तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा आपको यहाँ से, 2.79 × 10⁻3 हो गया, 7 और 3 10 आ गया आपका यहाँ से, 2.79 10⁻10 आ गया, और 1 गीगा हर्ट्ज और 1 मेगा हर्ट्ज जो होता है, 1 मेगा हर्ट्ज आप देखें यहाँ से, 1 मेगा हर्ट्ज बराबर 10⁻6 हर्ट्ज, 10⁻6 हर्ट्ज।
इसका मतलब हो गया कि 1 गीगा हर्ट्ज जो आपको यहाँ से होगा, इसको आप देखेंगे यहाँ से 1 गीगा हर्ट्ज इसको लेंगे आप। 1 गीगा हर्ट्ज को वैसे कैसे बदल सकते हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा आपको हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज बदल दिया हम इसको, तो ये हो गया आपको 10⁹ हर्ट्ज के बराबर होगा गीगा हर्ट्ज। तो यहाँ पर हम अगर इसको सीधे ऐसे लिखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर अगर इसको हम सीधे इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको देखिए, ये यहाँ पर आपको बता दिए हम, ये हो जाएगा 2.79 को हम लोग मान लीजिए 8 मान लेते हैं, और ये हो गया 10⁹ 10 इंटू 10⁹। अब इसको हम गीगा हर्ट्ज कर देते हैं, सॉरी हर्ट्ज बोलते हैं, 10⁹ हर्ट्ज इसको लिखते हैं, 10⁹ हर्ट्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10 गीगा हर्ट्ज, और ये दोनों कैंसिल होकर के आपको आ जाएगा कितना, 28। मतलब इसको जो सोल्व कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो ये आ जाएगा 28 गीगा हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको यहाँ पर टी दिया हुआ है, आप याद रखेंगे टी दिया हुआ है। फॉर्मूला जो हम लोग निकाले यहाँ से, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया QB/2πm, QB/2πm। देखिए यहाँ से Q का इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। B 1 टेस्ला है, 2 का वैल्यू 2 हो गया, पाई का 3.14, m का 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये हर्ट्ज में आएगा। यहाँ पे 9.1 1 दशमलव के बाद है, 1.6 1 दशमलव के बाद है, दोनों कैंसिल हो गया है, और 3.14 है उसका डबल जीरो ऊपर ले गए तो 1600 हो गया, और ये दोनों को 2 इंटू 314 गुना 91, और 10⁻⁻19 ऊपर है, प्लस 31 ऊपर चला गया, ये दोनों सौ पे 21 आ गया। 1600 बाय इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 57148 आएगा 10⁻12। तो 57 इसमें से हम 10⁻10 यहाँ रखे, 2 जीरो इसको बढ़ा दिए हम लोग, तो 1,60,000 में 57,148 से भाग दिए, ये 2.79 आया, और ये 10⁻10 आया। अब हम यहाँ बताएं कि 1 गीगा हर्ट्ज बराबर होता है 10⁻3 मेगा हर्ट्ज, और 1 मेगा हर्ट्ज में होता है 10⁻6 हर्ट्ज, तो 10⁻9 हर्ट्ज हो गया 1 गीगा हर्ट्ज के बराबर। इसलिए 2.8 इंटू 10⁻10 है, तो 10 लिखे और 10⁻9 हर्ट्ज कर दिए। 10⁻9 हर्ट्ज किसमें बदल गया, गीगा हर्ट्ज में, तो 2.8 इंटू 10, इसलिए 28 गीगा हर्ट्ज इसका आंसर आया, और ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आप नंबर 3 देखिए क्या कहता है। नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, धन आयन और ऋण आयन। तो आप याद रखेंगे साइक्लोट्रॉन का जो काम होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 का आंसर होगा सी इज करेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। आई धारा प्रवाहित करने वाले एक चुंबक एक लंबे तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.4 टेस्ला। आई धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.4 टेस्ला। तो 2r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, मतलब डिस्टेंस को आप डबल कर दे रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड एक किसी तार से होकर के जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा, तार से जितना दूर बढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू घटते आएगा। इसलिए एक तो आंसर क्लियर है कि उसका आंसर जो होगा, जो दिया होगा आपको 0.4, उससे कम होना चाहिए। तो ये किसी भी नियम में आप लागू करेंगे तो उसका ये फॉर्मूला होता है, लंबे सीधे तार है, तो लंबे सीधे तार से जब धारा प्रवाहित होती है आई, और ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट आर है या डी है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला होता है B = μ0/4π 2I/d, अगर ये डिस्टेंस है तब। तो यहाँ पर R दिया हुआ है, तो पहला अगर हम ले लेते हैं B1 = μ0/4π 2I1/d, और B2 =
म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 बाय डी, चूंकि आई सब में सेम है। आई धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.4 टेस्ला है। यहाँ पर आपको V1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 टेस्ला, तो कहता है कि V2 का वैल्यू कितना होगा वो निकालिए। तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है 0.2, 0.8, 0.1 और 1.6, तो हम लोग V2 निकालना है। तो V2 बाय V1 लिखते हैं, तो V2 हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय डी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय डी, मतलब यहाँ पर R दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ R दिया हुआ क्वेश्चन में, जो यहाँ दिया हुआ है R दिया हुआ है 2R और दूसरे में 2R कर देना है। तो यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I इंटू 2R, और यहाँ उलट जाएगा ये 4 पाई इंटू R बटे म्यू नॉट इंटू 2I। तो V2 बाय V1 अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है चारों तरफ से, जो जो आपका कैंसिल हो जा रहा है वहाँ से आप देख लीजिए इसको। तो ये हो गया म्यू, यहाँ कैंसिल हो गया म्यू नॉट, ठीक है, 2 पाई 2 हो गया यहाँ से, यहाँ पे 2R है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I होगा, यहाँ पे I होगा, यहाँ पे I हो गया यहाँ से। तो यहाँ से आपका ये 2I कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया आपका। तो क्या बचा आपका यहाँ पर हाफ बचा, नहीं 1/2 बचा यहाँ से, इसलिए V2 इक्वल टू 1/2 इंटू V1, 1/2 V1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 टेस्ला, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.2 टेस्ला। ये ऑप्शन 0.2 टेस्ला, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हमने V2 से V1 को डिवाइड कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये भी कट जाएगा, तो हाफ यहाँ पर बचेगा आपका। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित होती है, जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होगा। स्प्रिंग सिकुड़ जाती है, स्प्रिंग का फैलाव होता है, स्प्रिंग विस्तार मिलता है, घटते बढ़ते रहता है या नियत रहता है। ध्यान से देखिए, जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित हो जाता है, मतलब स्प्रिंग गेट्स कंट्रैक्टेड, विस्तार मिलता है, स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंशन, घटते बढ़ते रहता है, मतलब ऑसिलेटिंग, मे इंक्रीज मे डिक्रीज, और रिमेन्स सेम, अपरिवर्तित रहता है। तो स्प्रिंग से जब धारा प्रवाहित होती है, स्प्रिंग लाइक दस इस तरह से है, ये स्प्रिंग से जब धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए धारा प्रवाहित हुआ इस तरह से, ये बगल वाला स्प्रिंग इस तरह से है, मतलब करंट अगर इधर से आ रहा है तो इधर से गया, फिर ये आ रहा है तो फिर इधर से गया, फिर ये आ रहा है तो इधर से गया। तो स्पाइरल वाला में क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है दो वायर से, तो आप पढ़े हैं कि दो तारों में सीधी धारा प्रवाहित की दिशा प्रवाहित होती है तो आकर्षण बल लगता है, तो अट्रैक्शन के चलते उसमें वो क्या होगा कि वो गेट्स कंट्रैक्टेड, मतलब वो संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 0, बहुत कम, बहुत अधिक, अनंत। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज 0, वेरी लो, वेरी लार्ज एंड इनफाइनाइट। तो वोल्टमीटर का जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ते हैं हम लोग इसको। ये वोल्टमीटर हो गया आपका, यहाँ से ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो देयर में भी करंट सम, ये इधर से भी कुछ करंट हो सकता है आई भी, और इधर आर रेसिस्टेंस से इससे जा सकता है। तो इधर करंट नहीं जाना चाहिए, ये करंट नहीं जाना चाहिए, तब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर कर सकता है। तो जब इधर करंट नहीं जाए, इसका कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर इसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो, अगर इसका रेसिस्टेंस जो है बहुत अधिक हो, तब इससे होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये जो है आदर्श वोल्टमीटर कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत धारा लूप किस प्रकार व्यवहार करता है। एक करंट लूप है, ये करंट लूप है, इससे करंट फ्लो हो रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो गया है, तो ये लूप किस प्रकार का व्यवहार करता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत धारा लूप, एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एज चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डायपोल, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल्स एंड उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस अबव। क्या व्यवहार करता है वो? तो करंट लूप, अगर ये लूप है, इसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको अगर हम दो ढंग से देखते हैं, ऊपर से अगर देखेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे, तो इसमें का जो करंट का डायरेक्शन होगा और नीचे का जो करंट का डायरेक्शन होगा वो चेंज करता हुआ नजर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि एंटी क्लॉक में आएगा तो पॉजिटिव पोल, अपोजिट क्लॉक में आएगा तो नेगेटिव पोल जैसा, मतलब पॉजिटिव पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा काम करता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत धारा लूप किस प्रकार व्यवहार करेगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा हम लोग का ए जो है वो करेक्ट है, चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, 8 ओम के प्रतिरोध वाले एक गैल्वेनोमीटर को 2 ओम प्रतिरोध द्वारा शंट किया जाता है। यदि कुल धारा 1 एम्पियर है, तो शंट से गुजरने वाली धारा कितनी होगी? तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से हम लोग कि शंट का मतलब जो होता है कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे आपका एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ से एक शंट लगा दिया है गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित रखने के लिए। तो 8 ओम के प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है, इसका जो 8 ओम रेसिस्टेंस है और इसमें 2 ओम का शंट लगा दिया गया है और कुल धारा जो यहाँ से आ रही है वो है I बराबर 1 एम्पियर। क्वेश्चन में दे रहा है 1 एम्पियर। तो शंट से गुजरने वाली धारा कितनी होगी? ये IS कितना होगा और इधर गैल्वेनोमीटर से जो जा रहा है वो IG है। तो शंट से गुजरने वाली धारा का मतलब होता है, अगर इस करंट को ले रहे हैं आप, तो मेन करंट लीजिए इनटू इसका रेसिस्टेंस IG बाय दोनों का रेसिस्टेंस का सम S प्लस G। चूंकि बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन, दोनों जो है पैरेलल कनेक्शन में है, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस, शंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और गैल्वेनोमीटर का अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होगा। तो उसके हिसाब से निकाल देंगे तो ये चला आएगा आपको यहाँ से, और ये हो गया 1 एम्पियर और वो है 8 ओम, आप देख रहे हैं वहाँ से 8 ओम है और ये है 2 + 8, तो ये आपको आ जाएगा 8/10 मतलब 0.8 एम्पियर का करंट शंट से चला जाएगा। शंट का काम ही है गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित रखना, इसलिए ऑप्शन ए में है 1.2, ऑप्शन बी में है 0.8 एम्पियर, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, चुंबकीय आघूर्ण M के एक चुंबक को H चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट M है और मैग्नेटिक फील्ड H चुंबकीय क्षेत्र में 360 डिग्री से घुमाया जाता है। तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? यहाँ कहता है MH 2MH 2πMH और 0। तो मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वर्क इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है MB cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पर MH दिया हुआ है cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पे जो घुमाया जाता है 0 डिग्री से घुमाया जा रहा है, कितना पर? 360 डिग्री पे घुमाया जा रहा है, 360 डिग्री घुमाया है, इसलिए W इक्वल टू MH cos 0 और माइनस cos 360। तो cos MH ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो दैट इज 0, इसलिए इसका ऑप्शन जो आ जाएगा आपका 0, इसका आंसर आएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसके सिवाय हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र का घटक होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसके सिवाय हमेशा एक क्षैतिज घटक होता है? विषुवत, भौगोलिक ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी का चुंबकीय तत्व 3 प्रकार का होता है, दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। मतलब ये है मैग्नेटिक और ये है भौगोलिक, ज्योग्राफिक। इस दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, ये आपको नमन कोण, ये डेल्टा है, ये डेल्टा कोण होता है। तो ये अगर मालूम है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। ये मैग्नेटिक पोल जो है आप देख रहे हैं, ये चुंबकीय ध्रुव जो है, और ये भौगोलिक ध्रुव है, भौगोलिक आम्योत्तर, चुंबकीय आम्योत्तर। अगर ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब ये लाइन अगर इधर चला जाएगा, तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको चुंबकीय ध्रुव पर
चुंबकीय आघूर्ण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसके सिवाय हमेशा एक चुंबकीय घटक होता है? तो विषुवत, भौगोलिक ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल पर आप याद रखेंगे कि ये जो है चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, एक एल लंबाई के एक पतले चुंबक को अर्धवृत्त के साथ चाप में मोड़ा गया है। एल लंबाई के एक पतले चुंबक को अर्धवृत्त के एक चाप में मोड़ा जाता है, तो चुंबक की नई लंबाई कितनी होगी? चुंबक की नई लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर आपको लीनियर लेंथ और सर्कुलर लेंथ दोनों में कंपेयर करना है और उसका फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाना है कितना होगा। मैग्नेट का जो लेंथ दिया हुआ है वो आप नोट कर लीजिए कितना का है। सो मैग्नेट का जो लेंथ दिया हुआ है, ये मैग्नेट है, आप देख रहे हैं, ये थीन मैग्नेट है। एल लंबाई का एक पतले चुंबक, इसका पोल टू पोल जो लेंथ है दैट इज एल है। ये पोल टू पोल जो है दैट इज एल है। अब इसी को मोड़ करके एक सर्कल बना दिया इस तरह से बना दिया गया इसको। तो यहाँ पे एन पोल था, यहाँ पे साउथ पोल हो गया, तो यहाँ पे एन पोल हो गया और यहाँ पे साउथ पोल हो गया। तो पोल टू पोल लेंथ अगर ये रेडियस हो गया आर, तो पोल टू पोल लेंथ हो जाएगा 2r। मतलब 2r जो है वो l के बराबर हो जाएगा। 2r जो है वो l के बराबर हो जाएगा, मतलब l इज इक्वल टू 2l, l इज इक्वल टू 2r। अब आपका काम है r निकालना। सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का मतलब हो गया 2πr, 2πr इक्वल टू l, 2πr इक्वल टू l होगा। तो सेमी सर्किल है तो 2 नहीं होगा, पाई आर, इसलिए r इक्वल टू कितना हो जाएगा l बटे पाई। और तब कैपिटल आपको निकालना है 2r के बराबर हो जाएगा। ये 2r का मतलब हो गया 2 इंटू l बाय पाई, l बाय पाई हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसका जो है देखिए कहाँ पर है, ये जो इसका मैग्नेटिक ये लेंथ निकलेगा, पोल टू पोल जो लेंथ निकलेगा आपका 2r के बराबर हो जाएगा और तब ये हो जाएगा 2l बाय पाई। तो कहाँ पर है देखिए l बाय पाई, 2 पाई, पाई l 2 पाई, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमा कर रहे एक आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमा कर रहे एक आवेशित कण की गति की त्रिज्या कितनी होगी? चुंबकीय क्षेत्र में जब कण परिक्रमा करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा किससे? mv² बाय r से। चुंबकीय क्षेत्र में जो फोर्स लगता है वो QVB के बराबर होता है, QVB के बराबर होता है। तो यहाँ से V और V आप कैंसिल कर दीजिए, तो R अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो R वहाँ ले जाइए, तो ये आ जाएगा आपको mv बाय QV, mv बाय QV। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमा कर रहे एक आवेशित कण की गति की त्रिज्या होगी, यहाँ देखिए mv बाय QV दिया हुआ, ये नहीं होगा, mv बाय QV, ये B नंबर देखिए यहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ mq बाय c और ये D, मतलब ये ऑप्शन B जो है, ऑप्शन B दैट इज करेक्ट। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमा कर रहे एक आवेशित कण की गति की त्रिज्या जो होगी वो होगा आपको mv बाय QV। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टोरॉइडल सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन टोरॉइडल सोलेनोइड। टोरॉइडल सोलेनोइड के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड किससे स्वतंत्र होता है? घुमावों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, धारा, करंट, त्रिज्या, रेडियस, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो टोरॉइडल सोलेनोइड आप जानते हैं, टोरॉइडल सोलेनोइड क्या होता है कि मतलब ये इसको हम लोग कहते हैं लीनियर सोलेनोइड, ये हो गया इसको। अगर इस लीनियर सोलेनोइड को अगर मोड़ करके हम लोग एक सर्कुलर रूप देते हैं देन दैट इज टोरॉइडल सोलेनोइड। और ये जो है ये इसका रेडियस मान लीजिए यहाँ से बन गया ये, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है B इक्वल टू μ0 इंटू NI, अगर यहाँ से करंट इसमें जो जा रहा था उसके चलते ये, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में R यहाँ पर देखिए घुमावों की संख्या है, घुमावों की संख्या N है, करंट I है, रेडियस इसमें नहीं है।
रेडियस इस फॉर्मूले में नहीं है, इसलिए ये त्रिज्या से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टोरॉइडल सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। N हो गया जो इसमें करंट पास कर रहा है और N हो गया घुमावों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की चुंबकशीलता धनात्मक। चुंबकशीलता जो यहाँ दिया हुआ है इसको दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है पारगम्यता, और संवेदनशीलता जो यहाँ वर्ड दिया गया है इसका दूसरा भी आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और यहाँ हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ऋणात्मक होती है ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, वो पॉजिटिव होना चाहिए ये नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ हुआ अनुचुंबकीय फेरो पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, और उपरोक्त में से सभी ऑल ऑफ दिस अबव। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसके लिए चुंबकशीलता जो होता है कम होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, और ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है नेगेटिव होता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब करने का जो पावर है बहुत कम होता है। 15 नंबर में आइए देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ से गुजरने वाले आवेशित कण की समयावधि किससे स्वतंत्र होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ से गुजरने वाले आवेशित कण, इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर पाथ, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे स्वतंत्र होता है। देखिए चाल, द्रव्यमान, स्पीड, मास, आवेश, चार्ज, और वो हो गया चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे, अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखे हैं उसमें एक सवाल था उसी से रिलेटेड ये भी है। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर वहाँ फ्रीक्वेंसी निकाले थे, यहाँ पर टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड से ही फ्रीक्वेंसी वहाँ निकाले थे। उसका फॉर्मूला यहाँ पर T इक्वल टू लिखे थे 2πm/QB, ये उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या नहीं है, स्पीड नहीं है, मास है, चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड है। तो किससे इंडिपेंडेंट होगा, तो ऑप्शन ए चाल से ये फ्री होगा, क्वेश्चन चाल से फ्री होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, एक 10 एम्पियर परास के एमीटर का कुल प्रतिरोध 0.09 ओम है। एक एमीटर है, एमीटर का जो रेंज दिया हुआ है वो है 10 एम्पियर, और उसका जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो है 0.09 ओम है। कितने प्रतिरोध का शंट लगाने पर इसके द्वारा 100 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित की जा सकती है। मतलब शंट जो लगा रहे हैं, अगर हम सपोज दैट एक्स लगा रहे हैं, तो जो करंट मेजर होना चाहिए वो 100 एम्पियर तक का मेजर होना चाहिए। मतलब n टाइम्स अगर हम लेते हैं ni इज 100 एम्पियर, तो यहाँ से आप n कितना टाइम्स बढ़ा उसको आप निकाल सकते हैं। इसलिए ni/n इक्वल टू 100/10, मतलब 10 गुना धारा आपका बढ़ गया। 10 गुना 10 टाइम्स करंट आपको ज़्यादा मेजर करना है। तो 10 टाइम्स करंट मेजर करना है तो उसके लिए शंट जो लगाना पड़ेगा x इक्वल टू r/n-1, दिस इज फॉर्मूला। x इक्वल टू r/n-1, तो r जो है आपका कितना दिया हुआ है 0.09, और n है 10 और ये हो गया -1, 0.09 और वो हो गया आपको -1, मतलब 0.09/9, तो दैट इज 0.01 ओम। इतना का शंट आपको लगाना पड़ेगा, 0.01 ओम का शंट लगाना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो ये 16 क्वेश्चंस का सेट दिया गया था JCRT के द्वारा, जिसको हम लोग रेल प्रोजेक्ट के तहत वो चला रहे हैं विद्यार्थियों में वीकली टेस्ट के माध्यम से, ताकि वो मोमेंटम बना रहे। लेकिन अच्छा क्वेश्चन दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। इसके पिछले वाला वीडियो आप देखे होंगे, उसको भी नोट कर लेंगे कॉपी में, और इसको भी शुरू से अंत तक करके कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन हो उसी में यही सब क्वेश्चन को सेट करके अब आपको फाइनल एग्जामिनेशन में डाला जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। और कुछ कमेंट अगर करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।